नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नूपुर शर्मा की जिंदगी को खतरा कितना भयानक है। आज पुलिस भी यह जानकर चौंक गई कि इस्लाम के नाम पर लोगों को नूपुर के खिलाफ किस कदर भड़काया गया है। आज पुलिस ने बताया कि नूपुर शर्मा को जान से मारने के लिए कहां-कहां, कैसी-कैसी तैयारियां की गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नूपुर शर्मा की जान को जबरदस्त खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की पिटीशन पर सुनवाई के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामलों में किसी भी तरह के एक्शन पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। यानी नूपुर शर्मा को अब 10 अगस्त तक न तो पुलिस हिरासत में ले सकेगी, न पूछताछ के लिए बुला सकेगी और न गिरफ्तार कर सकेगी। अगर नूपुर शर्मा के खिलाफ उनके बयान को लेकर किसी राज्य में नया केस दर्ज भी होता है तो उसमें भी 10 अगस्त तक गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नूपुर शर्मा ने उनके खिलाफ 6 राज्यों में दर्ज 9 एफआईआर को क्लब करके सारे केसेस दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सारी एफआईआर को क्लब करने पर तो फैसला नहीं दिया, लेकिन नूपुर शर्मा को पुलिस एक्शन से राहत दे दी। अब उन्हें कहीं भी किसी पुलिस स्टेशन में या किसी अदालत में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन नूपुर की जान को जो खतरा है वो पूरी तरह बना हुआ है। आज जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसी दौरान 2 ऐसी खबरें आई जो नूपुर शर्मा की जान को गंभीर खतरे का सबूत थी, पुलिस के लिए चेतावनी थी। पटना पुलिस ने खुलासा किया कि पीएफआई भी नूपुर शर्मा पर हमले की फिराक में है। नूपुर शर्मा पीएफआई के निशाने पर है। इसके अलावा श्री गंगानगर में एक पाकिस्तानी शख्स को बीएसएफ ने अरेस्ट किया। इस पाकिस्तान ने कबूल किया कि वो नूपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से भारत आया है। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लें कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज सुनवाई के दौरान जब नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा कि आज ही राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट हुआ है जिसका कहना है कि वो नूपुर शर्मा की गर्दन काटने आया है। इसके अलावा उन्होंने पटना में पीएफआई को लेकर हुए खुलासों का भी जिक्र किया। जब मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीएफआई के लोग भी नूपुर शर्मा के खिलाफ साजिश रच रहे थे, पटना पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों से सहमति जताई और कहा वो भी इस बात को जानते हैं कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है। नूपुर शर्मा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस परदेवाला ने सुनवाई की। ये वही बेंच है जिसने पिछली बार पिटीशन की सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के खिलाफ तीखे कमेंट किए थे। आज नूपुर शर्मा की तरफ से कोर्ट में जो तर्क दिए गए उनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट की वजह से उनकी जान को खतरा और बढ़ गया है। जिहादी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ा है। नूपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एक ही आरोप में एफआईआर दर्ज हैं, जिसके कारण उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अदालत उनके खिलाफ दर्ज मामलों को एक ही जगह ट्रांसफर कर दे। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, क्या आप अपनी चॉइस की एक जगह पर सुनवाई चाहते हैं? क्या आप दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहते हैं? इस पर नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि हम यही चाहते हैं, दिल्ली में पहली एफआईआर हुई है और कानून भी यही कहता है कि जहां पहली एफआईआर दर्ज हुई हो वहीं पर सुनवाई हो। इस पर कोर्ट ने कहा, हमारी भी यही मंशा है कि आप हर जगह ना जाएं, कोर्ट देखेगा आगे क्या रास्ता निकल सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख दी। साथ ही कहा कि 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं हो सकेगा। यानी आसान शब्दों में समझें तो 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नूपुर के खिलाफ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो 9 एफआईआर फाइल की गई हैं उन पर एक्शन नहीं हो सकेगा। अब यहां एक बात समझने की है कि नूपुर के केस में जो 9 एफआईआर फाइल की गई हैं, सारी एफआईआर में ऑफेंस सेम है, ऑफेंस की डेट सेम है, सारी एफआईआर उसी टीवी डिबेट पर आधारित हैं जिसमें नूपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के खिलाफ गैर जरूरी कमेंट किया था। सारी एफआईआर में आईपीसी के जो एक्शन लगाए गए हैं वो भी लगभग एक जैसे ही हैं।
इसलिए इन सारी एफआईआर को क्लब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और बात यह कि नूपुर शर्मा के खिलाफ रेडिकल ग्रुप्स ने रेप की, डेथ की जो धमकियां दी हैं, उसकी वजह से उनके लिए कहीं भी ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए भी मल्टीपल एफआईआर को कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। अब रात की बात यह कि नूपुर की जान को कितना खतरा है, इसका एहसास आज अदालत में दिखाई भी दिया, सुनाई भी दिया। मैं मानता हूं कि नूपुर शर्मा ने जो कमेंट किया था वो जस्टिफाइड नहीं था। किसी को भी किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यह कितना बड़ा जुर्म है या नहीं, इसका फैसला अदालत को करना है। किसी भी जुर्म की सजा क्या होगी, इसका फैसला भी अदालत को करना है। कोई और यह तय नहीं कर सकता कि जुर्म क्या है और सजा क्या होगी। लेकिन हमारे देश में मौजूद कट्टरपंथी लोग और पाकिस्तान में बैठे जिहादी भी नूपुर शर्मा की जान लेना चाहते हैं। वो कानून अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से सजा देना चाहते हैं और इसकी साजिश कर रहे हैं। इसके जो सबूत मिले हैं वो परेशान करने वाले हैं। आज राजस्थान के पुलिस ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। श्री गंगानगर के एसपी आनंद कुमार ने आज बताया कि बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है। यह शख्स नूपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में घुसा। जिस पाकिस्तानी को बीएसएफ ने पकड़ा उसका नाम है रिजवान अशरफ। 24 साल का रिजवान अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के बहाउद्दीन जिले का रहने वाला है। उसके पास 2 चाकू के अलावा भारत का नक्शा मिला है। इस शख्स ने बताया कि वो नूपुर शर्मा को मारने के इरादे से भारत आया है। नूपुर कहां रहती है, कौन है, क्या करती है, यह सब उसको कुछ नहीं मालूम। जब उससे पूछा गया कि उसकी नूपुर से क्या दुश्मनी है, वो उसे क्यों मारना चाहता था, तो रिजवान अशरफ ने बताया कि नूपुर ने इस्लाम की तौहीन की। नूपुर शर्मा ने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की और वो नूपुर को गुस्ताखी की सजा देने आया है। इस पाकिस्तानी नागरिक से पूछा गया कि उसे किसने बताया कि नूपुर ने इस्लाम की तौहीन की, उसे पाकिस्तान से इंडिया किसने भेजा, तो रिजवान ने कबूल किया कि नूपुर शर्मा को लेकर बहाउद्दीन जिले में मुल्ला और उलेमाओं की बैठक हुई थी, जिसमें नूपुर शर्मा के बयान की निंदा की गई थी। नूपुर के खिलाफ फतवा दिया गया और उलेमाओं के कहने पर वो नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत की सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी मौलानाओं ने रिजवान का इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था कि उसने नूपुर की हत्या के लिए सिर्फ 2 चाकू लिए और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करने लगा। लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ जवान मुस्तैद थे। उन्होंने रिजवान को चैलेंज किया और हिंदू मलकोट सेक्टर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको बीएसएफ के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदूमल कोर्ट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। अभी जो प्राइमरी तथ्य जो बाहर आया वो ये है कि इस व्यक्ति का नाम रिजवान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, उम्र 24 साल, निवासी कुठियाल शेखा पाकिस्तान का है। इसके पोजेशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में यह बताया है कि ये यहाँ पर जो नूपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। इसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, वो कैसे पहुंचेगा। बस ये जो है रिलीजियसली इतना मोटिवेटेड है कि वो ये कार्य को करने के लिए यहां पर आया। जिहादी मानसिकता के लोग, कट्टरपंथी सोच वाले मौलाना और पीएफआई जैसे संगठन नूपुर शर्मा का बयान को मुस्लिम भाइयों के दिलों में नफरत भरने का जरिया बना रहे हैं। इस्लाम की दुहाई देकर लोगों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के उलेमा नूपुर शर्मा पर हमला करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन, जहर फैलाने वाले संगठन उनकी जान के पीछे पड़े हैं। कौन कब उन पर हमला कर दे कोई नहीं कह सकता। इसलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है,
समाज में आइसोलेट करने की जरूरत है और यह जताने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन कट्टरपंथियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि नूपुर शर्मा तो छोड़िए, जो उनका सपोर्ट करता है, कोई उनका वीडियो देखता है, उनका नाम लेता है, उस पर भी हमला कर देते हैं। इसके आज कई एग्जाम्पल मिले। पहला मामला बिहार के सीतामढ़ी का है। सीतामढ़ी में नूपुर शर्मा का वीडियो देख रहे एक लड़के पर कुछ मुस्लिम लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने पहले तो मामले को आपसी झगड़े का केस बताया, लेकिन जब घायल लड़के का बयान आ गया तो पुलिस गोलमोल बातें करने लगी। जानकारी यह मिली कि सीतामढ़ी के नानपुर गांव का अंकित झा पान की दुकान पर खड़ा था। अंकित का कहना है कि किसने व्हाट्सएप स्टेटस पर नूपुर शर्मा का वीडियो पोस्ट किया था। वो इस वीडियो को देख रहा था। उसी वक्त 4-5 मुस्लिम लड़के आए, नूपुर शर्मा के वीडियो को लेकर गाली गलौज करने लगे। बात मारपीट तक पहुंच गई और तभी पीछे से मुस्लिम लड़कों ने अंकित पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। पकड़ ज्यादा कीमत सोने निकलता मालूम नहीं है, सोने निकाल रहा है लोग, सोने नहीं निकलता दोस्त को हॉस्पिटल जो अरे इसको बहुत चाकू मारा है यार, लेके जाए इसको यार। चाकू कैसे मारा है यार, तू हॉस्पिटल जा यार। खून निकल गया, बहुत खून गिरी, अरे बहुत चाकू मारा है, अंकित का दावा है कि चाकू से हमला होने के बावजूद उसने आरोपी को पकड़ रखा था, लेकिन कुछ ही देर में 25-30 मुस्लिम युवकों की भीड़ आ गई और चाकू से हमला करने वाले लड़कों को छुड़ाकर ले गई। अंकित को लोकल लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। जख्म कई थे, गहरे थे, खून काफी बह चुका था, इसलिए उसे दरभंगा रेफर कर दिया गया। फिलहाल अंकित झा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट है। हम लोग दुकान पे थे, पान खाने गए थे। 2 बंदे थे हम लोग, और वो 2-3 थे, वो भी 2-3 थे। हम लोग नूपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। तो वो हम अपने पे बोल रहे थे कि हम स्टोरी लगाए हैं ऐसे ऐसे। फिर वो दोनों बोला नूपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ मैं। तो फाइट चलाया, फिर नहीं वो हम भी वो गलत वर्ड भी यूज किया, हम भी गलत वर्ड। फिर वो बोला कि फाइट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फाइट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। कितने बार चाकू? 6 बार चाकू लगी। किसी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते पहले से, नहीं जानते पहले से, किसी को नहीं पहचानते। बाद में बहुत लोग आए थे? बहुत लोग आए। वो लोग कौन थे? गांव वाले भी थे, बाहर वाले भी थे। जो उसको बचा के ले गया ना 25-30 था, इसको हम पकड़ के रखे थे। लास्ट चाकू लगा था तब पर भी हम उसको पकड़ के रखे। लास्ट में जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो 25-30 जन आया, वो लेके चला गया वो दोनों को गाड़ी पर, उसका साथ में गाड़ी भी ले गया। अंकित के परिवार वालों ने 5 नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस इसे लड़कों के बीच आपसी झगड़े का मामला बताकर दबाना चाहती है। इसलिए पुलिस ने एफआईआर में नूपुर शर्मा का नाम कहीं नहीं डाला है। अंकित के पिता का कहना है कि पुलिस वालों ने साफ साफ कह दिया था कि शिकायत में नूपुर शर्मा के नाम का जिक्र नहीं होगा, एफआईआर तभी दर्ज होगी। इसीलिए परिवार वालों ने पुलिस के मुताबिक एफआईआर लिखवाई। तब हमारा लड़का गया था घूमने के लिए, पान की दुकान पर गया था और ठंडा वगैरह पीने के लिए। वहाँ जो है नूपुर शर्मा का जो है वो देख रहा था वो वीडियो। वहाँ 2-4 लड़के आए, कहा कि क्या देख रहा है? तो भैया मैं सीरियल देख रहा हूँ। तो उसने जो है ना आज गाली उली देने लगा नूपुर शर्मा का। उसके बाद जो है ये लड़का भी जो है कुछ कहा, दोनों में हाथापाई हो गया और 2-4 लड़के थे वो और 4 लड़का था वो, और लड़ाई होने लगा। उसके बाद जो है उसने पीछे से जो है 6 चाकू मारे। शिकायत आपने किया इसका पुलिस में? हाँ, पुलिस में शिकायत किया, लेकिन वो कहेंगे कि नूपुर शर्मा का नाम नहीं आना चाहिए, सिंपल जो है जैसे रहने दें। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि नूपुर शर्मा जो हकीकत है हकीकत होना चाहिए और सही न्याय होना चाहिए।
अब यह बात सही है कि पुलिस ने शुरुआत में इस केस को अलग रंग देने की कोशिश की थी। पुलिस ने कहा कि पान की दुकान पर नशे की चीजें बेची जाती थी, लड़के नशा कर रहे थे, नशे की हालत में झगड़ा हुआ, इसी चक्कर में चाकू चले। इसमें नूपुर शर्मा के वीडियो जैसी कोई बात दूर दूर तक नहीं है। बाद में अंकित झा ने कैमरे पर कह दिया कि वो नूपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था। इसी बात को लेकर चाकूबाजी हुई तो पुलिस अपने स्टैंड से थोड़ा पीछे हटी। सीतामढ़ी के एसपी ने कहा कि अंकित झा के भाई आशीष कुमार की लिखित शिकायत है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है और अपनी कंप्लेंट में उन्होंने कहीं भी नूपुर शर्मा के नाम का जिक्र नहीं किया था। इसके बावजूद पुलिस एक बार फिर अंकित का बयान लेगी। इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि इसके बाद एसपी ने यह लाइन जोड़ दी कि जिस एरिया में चाकूबाजी हुई है उस एरिया में कुछ नशीली चीजें आज बरामद की गई। नूपुर शर्मा इंसिडेंट से मामले को होने की बात की जा रही है, परंतु प्राथमिकी में और प्रारंभिक जांच में इस प्रकार की कोई बात नहीं आई थी। जो बयान के द्वारा दिया जा रहा है उससे पुलिस पदाधिकारी द्वारा भी पुनः बयान लिया जा रहा है और उस बिंदु पर भी छानबीन की जाएगी। पुलिस इसमें त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। 2 व्यक्तियों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 के बारे में उन लोग के द्वारा प्राथमिकी में नाम दिया गया, उनके लिए गिरफ्तारी हेतु भी प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर जो दिया गया है वो लड़के द्वारा ही लिखित दिया गया है, तो उसमें इस तरह की बात की पुलिस द्वारा हटा दी गई वैसी कोई बात आती नहीं है, क्योंकि अगर फर्द बयान अंकित किया जाता है या अन्य कोई बात होती तो बात समझ में आती है। लेकिन इसमें लिखित बयान जो लड़का है उसके भाई द्वारा लिखित में बयान दिया, स्टेटमेंट लिखित दिया गया जिसके आधार पर एफआईआर किया गया, तो उसमें वैसी कोई बात नहीं। नशे की भी बात सामने, हाँ, वहाँ पे नशे की भी बात सामने आई थी। जो एक जांच में टीम पहुंची थी उस समय भी बात आई थी और इनफैक्ट वहाँ पे उसके आसपास में बाद में छापामारी करके कुछ नशे का सामान भांग इत्यादि भी बरामद किया गया है, जिसको लेकर के अलग से प्राथमिकी भी दर्ज की गई। पुलिस के ऐसे रवैये पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। पुलिस का रवैया ऐसा ही होता है। किसी भी क्राइम को पहले हल्का करने की कोशिश होती है। सीतामढ़ी में जिस लड़के को चाकू से गोद दिया गया वो कह रहा है कि नूपुर शर्मा का वीडियो देखने पर विवाद हुआ, इसीलिए उस पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस इसे नशे के चक्कर में झगड़े का केस बनाने में लगी है। इस तरह का व्यवहार पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा कम करता है और अपराध करने वालों के हौसले बढ़ते हैं। नूपुर शर्मा और उनका सपोर्ट करने वालों के खिलाफ धमकी देने वालों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी धमकाने से नहीं चूक रहे। यह राजस्थान में हुआ। राजस्थान से पार्लियामेंट के मेंबर किरोड़ी मीणा को जान से मारने की धमकी दी गई। किरोड़ी लाल मीणा को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में लिखा है कि पैगंबर के सामने गुस्ताखी करने वालों का हश्र कन्हैया लाल जैसा ही होगा। चिट्ठी कादिर अली नाम के शख्स ने भेजी है। चिट्ठी पर 9 जुलाई की डेट है। कहा गया कि अगला नंबर किरोड़ी लाल मीणा का है। असल में किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार वालों से मिलने गए थे। कन्हैया के परिवार वालों को उन्होंने अपनी 1 महीने की सैलरी देने की बात कही थी। कन्हैया का गला काटने वालों को तालिबानी कहा था। इसी बात पर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दी गई। कादिर अली के नाम से भेजी गई धमकी में कहा गया कि किरोड़ी लाल मीणा खुद को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी नेता मानते हैं, उदयपुर जाकर कन्हैया लाल के परिवार की मदद करते हैं, इसलिए कन्हैया लाल के बाद अब तुम्हारा नंबर भी लगाना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा को चिट्ठी दिल्ली में मिली, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी और इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस धमकी भरे खत के बारे में बताया। उनकी माली हालत ठीक नहीं, तो मैं 1 महीने की तनख्वाह की मैंने घोषणा की थी। वो मीडिया में छपा था, तो वहीं से किसी ने कोई पत्र डाला है, उस अखबार को भी उस पत्र के साथ भेजा है कि आपने गुस्ताखी की है, आपके साथ ये करेंगे। 9 जुलाई उसमें डली हुई है, मिला यहाँ पर है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि भाई इसकी जांच कराई जाए, वास्तविकता क्या है और तदनुकूल कार्रवाई की जाए। राजस्थान में ये धमकी भरने की बाढ़ सी आ गई है और उसके कारण लोग भयभीत हैं और वो इसलिए बढ़ रही है कि मुख्यमंत्री जी का स्वभाव तुष्टीकरण का है। एक वर्ग को के प्रति दया भाव है या राहत देने का वो रहता है, इसलिए उनका मंसूबे इतने बढ़ गए। पीएफआई का हाथ इसलिए हो सकता है कि मेरे वहाँ मैं 89 से वहाँ सिमी चला करती थी, सवाई माधोपुर दौसा करौली में।
मैंने उनके खिलाफ कई आंदोलन किए थे। वो सिमी अब आजकल पीएफआई में मिल गई और वो पीएफआई कौली हिंसा में थी, उस पीएफआई में मैंने उंगली उठाई थी। तो हो सकता है कोई पीएफआई का एक्टिव वर्कर हो जिसने इस ढंग का पत्र भेज दिया हो। किरोड़ीलाल मीणा को मिली धमकी इस बात का एक और एग्जाम्पल है कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर कुछ लोग उग्र होते जा रहे हैं। कुछ लोगों में मजहब के नाम पर टॉलरेंस कम होती जा रही है। क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गला काटने वालों के खिलाफ आवाज उठाने का हक नहीं है? और मुझे लगता है यह मामला सिर्फ हिंदू और मुसलमान के टकराव का नहीं है, यह मामला समाज की टॉलरेंस का है। कश्मीर में तो मजहब के नाम पर एक मौलाना ने दूसरे मौलाना पर हमला कर दिया। वाकया अनंतनाग की हकूरा मस्जिद का है। यहां एक मौलाना ने मस्जिद के अंदर ही दूसरे मौलाना को थप्पड़ मार दिया। मौलाना नौमान नवशेरी को गुस्सा इस बात पर आ गया कि बरेली सेक्ट के मौलाना रईस अहमद ने मौलाना नौमान की बात काट दी, उनसे सवाल पूछ लिया। और हैरानी की बात यह कि देवबंदी सेक्ट के मौलाना नौमान नवशेरी ने ही बरेलवी सेक्ट के मौलाना रईस अहमद और उनके कुछ लोगों को कश्मीर बुलाया था। वो उनके मेहमान थे। रईस अहमद और मुफ्ती नौमान एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कौन बेहतर है, कौन बड़ा है, इस बात को लेकर तकरार हो गई। देवबंदी फिरके के मौलाना नौमान नवशेरी ने बरेलवी फिरके को कुछ कमतर बताया। इस पर रईस अहमद ने एतराज जताया। मौलाना नौमानी से सवाल पूछने लगे तो नौमानी साहब का पारा आसमान पर पहुंच गया। वो उठे और मौलाना रईस अहमद को जोरदार तमाचा मारा। जब थप्पड़ मारने से दिल नहीं भरा तो मुफ्ती नौमान ने अपने साथियों से कहकर रईस अहमद को धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। चूंकि मस्जिद में चर्चा हो रही थी, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, इसलिए पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और फिर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, वायरल हो गया। मौलाना नौमानी की हरकत की निंदा होने लगी, लेकिन मुफ्ती नौमान नवशेरी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कैमरे के सामने कहा, उन्हें अफसोस तो इस बात का है कि उन्होंने रईस अहमद को सिर्फ एक तमाचा क्यों मारा। रईस अहमद ने देवबंदी फिरके के बड़े बुजुर्गों का अपमान किया था, उसे सजा तो और ज्यादा मिलनी चाहिए थी। हालिया वाक़या जो हुआ मस्जिद में, उस मुशरिक को और उस रज़ाखानी को, उस फसादी फ़िरक़ा परवर आदमी को, उस तकफीरी को जो उसने अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी की, उसने अल्लाह के वलियों को काफिर कहा, उसने उलमाए देवबंद को काफिर कहा, उस पर जो उसको वहाँ उस पर थप्पड़ रसीद हुआ और उसको हमने थप्पड़ मारा, ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेगैरती का मुजाहरा नहीं किया। अलबत्ता इतना अफसोस ज़रूर है और ये गम ज़रूर है जिसके लिए हम मिल्लत इस्लामिया से माफ़ी चाहते हैं कि उसको सिर्फ एक थप्पड़ रसीद हुआ। इसके लिए हम बहुत गमगीन हैं कि सिर्फ एक थप्पड़ पर वो वहां से निकल गया। इसमें हम बहुत गमगीन हैं कि सिर्फ एक थप्पड़ पर वो वहां से निकला क्यों, वो उससे ज्यादा का हकदार था और हम समझते हैं कि जो हमने किया वो दुरुस्त है और ये हमारी इस पर राय है। मुफ्ती नौमानी को तो अपनी के पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो तो बरेलवी फिरके को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। बरेलवी फिरके के लोगों में भी जबरदस्त नाराजगी है। लोग मुफ्ती नौमानी के खिलाफ केस फाइल करने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती आजम नासिर उल इस्लाम ने कहा कि मुफ्ती नौमानी ने जो किया वो गलत है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बुनियादी तौर पे इस्लाम की बुनियाद जो है वो अखलाक पे है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया कि आपका मबूस होना किस वजह से है, तो आपने जवाब फरमाया कि बोइस्तुल्योता में मकारिम अल अखलाक, मैं अखलाक दुरुस्त करने के लिए आया हूँ। अब अखलाक और अक़दार जो है वो इस बात की किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी भी मनसब पे फाइज है, पूछने वाले से, तनकीद करने वाले से ये इजाज़त नहीं देता है कि उसको मारा जाए, उस पर थप्पड़ रसीद की जाए। ऐसा करना बुनियादी तौर पर अखलाकी तौर पर और इस्लामी अक़दार के मुनाफी। ग्रैंड मुफ्ती की बात सही है। इस्लाम सहन करने की सीख देता है।
इस्लाम माफ करने की नसीहत देता है। जो लोग दूसरे की इंसल्ट करें, खुद तो दूसरों से बेहतर बताएं और न मानने वालों पर हमला कर दें, वो खुद को मुफ्ती कहें, मौलाना कहें, तो ये इस्लाम की तौहीन है। इसी तरह की हरकतों के कारण माहौल खराब होता है। आप सोचिए, जो शख्स सवाल पूछने पर मस्जिद के अंदर अपने मुस्लिम भाई पर हमला कर सकता है, वो गैर मुस्लिम के खिलाफ क्या करेगा, कितना जहर उगलेगा। इसी तरह के मौलाना समाज में नफरत के बीज बोते हैं और माहौल को खराब करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जैसा यूपी में दिखाई देता है। यहां माहौल खराब करने की साजिश करने के लिए मॉल में नमाज पढ़ने वाले भी जेल पहुंच गए और मॉल का शुद्धिकरण करने पहुंचे महंत भी हवालात की हवा खा रहे हैं। ये लखनऊ में हुआ और आज ही हुआ। लखनऊ के लुलु मॉल में 13 जुलाई को नमाज पढ़ने वालों को यूपी पुलिस ने खोज निकाला। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान, मोहम्मद लुकमान और मोहम्मद नुमान को गिरफ्तार किया। ये चारों लखनऊ के अबरार नगर और खुर्रम नगर के रहने वाले निकले। पुलिस ने मॉल के सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल फोन्स की लोकेशन की मदद से इन नमाज पढ़ने के चारों आरोपियों को आइडेंटिफाई किया और इसके लिए लुलु मॉल के 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे गए। फिर मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस का मानना है कि लोग मॉल में नमाज पढ़ने, उसका वीडियो बनाने और विवाद पैदा करने की नीयत से आए थे। इसलिए मॉल में घुसे, थोड़ी सी देर उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज का वीडियो बनाया, इबादत भी ठीक से नहीं की और वहां से निकल गए। इन लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की। पुलिस ने जिन चारों को पकड़ा उनमें से 2 लुकमान और नुमान सगे भाई हैं। लुकमान एक काजी है, उसने मदरसे से मजहबी पढ़ाई की है, उसका लखनऊ में अपना मदरसा भी चलता है। आतिफ खान लखनऊ के कॉलेज से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा रेहान एक मदरसे से हाफिज की तालीम हासिल कर रहा है। पूछताछ में ये लोग किसी साजिश से इनकार कर रहे हैं। दावा यह भी है कि आतिफ और लुकमान की वाइफ भी मॉल में ही उनके साथ थी। ये चारों बार बार यही कह रहे हैं कि नमाज का वक्त हो गया था, इसलिए उन्होंने मॉल में नमाज पढ़ी। इसका वीडियो किसने बनाया ये उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस को इनकी बात पर भरोसा नहीं है। पुलिस फिलहाल उन 5 लोगों की तलाश कर रही है जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। थाना सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस इंस्पेक्टर श्री शैलेंद्र गिरी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए सर्विलांस एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्च और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काम करते हुए इन्होंने दिनांक 14 तारीख को सुशांत गोल्फ सिटी में ही लुलु मॉल के मैनेजर सिप्तेन हुसैन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था 362/22, उस मुकदमे में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ पंजीकृत हुआ था, जिनके लोगों के द्वारा बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर लुलु मॉल के एक जगह पर नमाज अदा की गई थी। उनके 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस के आधार पर चिन्हित किया गया। उनको, जिनके नाम क्रमशः मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नुमान है, इनको डिटेन करके जुडिशियल कस्टडी हेतु उचित धाराओं में भेजा गया है। कल इस बात की खबर उड़ी थी कि पुलिस ने 4 हिंदुओं को गिरफ्तार किया है जो मॉल में नमाज पढ़ने का नाटक कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने खुलासा किया कि जिन 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था वो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें पकड़ा गया। और जो लोग आज पकड़े गए हैं ये चारों मुस्लिम हैं और पुलिस ये कह रही है कि अगर ये लोग मॉल में खरीदारी करने गए थे तो कुछ खरीदा क्यों नहीं, अगर घूमने आए थे तो वहां रुके क्यों नहीं, सीधे दूसरे फ्लोर पर पहुंचे और नमाज क्यों पढ़ने लगे, नमाज पढ़कर मॉल से बाहर क्यों निकल गए। अगर इनकी कोई गलती नहीं थी तो 1 हफ्ते तक पुलिस से छुपते क्यों रहे। खुद पुलिस ने अचानक आकर यह क्यों नहीं बता दिया कि वो कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहते थे, नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ ली और किसने वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया और वो बताते कि उनका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो लोग खुद पुलिस के पास पहुंच जाते तो न इतना विवाद होता, न बात इतनी बढ़ती। इसलिए पुलिस को भी लग रहा है कि बात इतनी सीधी नहीं है जितना वो बता रहे हैं। असल में लुलु मॉल यूसुफ अली साहब का है। यूसुफ अली नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के फैन हैं। उन्होंने देश का सबसे बड़ा मॉल लखनऊ में बनवाया। बस इसी बात की खुन्नस कुछ लोगों को है, इसीलिए इनॉग्रेशन के तीसरे दिन
मॉल में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, वीडियो बनाया और विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन पुलिस अपने काम पर लग गई, फर्जी नमाजियों को पकड़कर जेल पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि गड़बड़ी करने वाले सिर्फ मुसलमानों में हैं, हिंदुओं में भी हैं। कुछ साधु संत ऐसे हैं जो किसी भी तरह से खबरों में आने का मौका ढूंढते रहते हैं। आज इसी तरह के एक बाबा जी अयोध्या से लखनऊ के लुलु मॉल पहुंचे। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास अपने एक चेले के साथ लुलु मॉल पहुंच गए। परमहंस दास ने दावा किया कि नमाज पढ़े जाने के कारण मॉल अशुद्ध हो गया है, इसलिए वो लुलु मॉल का शुद्धिकरण करने आए हैं। लेकिन मॉल के बाहर पुलिस तैनात थी। पुलिस कर्मियों ने बाबा जी को रोकने में थोड़ा संकोच किया, लेकिन मौके पर बड़े अफसर पहुंच गए। उन्होंने परमहंस साहब से कहा कि वो वापस चले जाएं, बेकार का ड्रामा न करें, तो बाबा जी पुलिस से उलझ पड़े। हम सिंगल आए हैं, हमको क्यों रोका जा रहा है? क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? क्यों धक्का साफ तौर से धक्का मार रहा है कि यहाँ पर धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारा तू। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाई और कुछ ही देर बाद परमहंस दास थाने में पहुंच गए। परमहंस दास ने कहा कि लुलु मॉल जिहाद का अड्डा बन गया है और पुलिस भगवा पहनने वालों से बदसलूकी कर रही है। तुम धक्का मत दो, मैं चल रहा हूँ। तुम धक्का मत दो, बस सम्मान से चलो, बेइज्जत मत करो। चलिए, तुम भी चलो, तुम भी चले जाओ खाने पर। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय योगी, जय मोदी, जय योगी। आमतौर पर पुलिस मौलाना मौलवियों के साथ, साधु संतों के साथ सख्ती नहीं करती, लेकिन लुलु मॉल का शुद्धिकरण करने पहुंचे परमहंस दास को पुलिस ने सबक सिखा दिया। और इसकी वजह आपको बताता हूं। असल में योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश और फिर धरने प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। योगी ने लखनऊ पुलिस और सरकार के बड़े बड़े अफसरों से साफ साफ लफ्जों में कहा कि मॉल बिजनेस के लिए है, दुकानदारी के लिए है, व्यापार के लिए है। अगर कुछ लोग मॉल को राजनीति का अड्डा बनाने पर आमादा हैं, तो फिर पुलिस ऐसे लोगों के साथ नरमी से पेश ना आए, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर किसी भी धार्मिक कार्य की परमिशन नहीं दी जा सकती। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सब के बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम है, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। मॉल में चाहे कोई नमाज पढ़ने का वीडियो बनाकर वायरल करे या कोई सुंदरकांड का पाठ करे, दोनों बराबर के दोषी हैं। दोनों ही धर्म का इस्तेमाल अपनी पब्लिसिटी के लिए और समाज को बांटने के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना हिंदुत्व से। जिसको वाकई में नमाज पढ़नी हो वो या तो मस्जिद में जाएगा या अपने घर में बैठकर पढ़ेगा। जिसको वाकई में सुंदरकांड का पाठ करना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, वो मंदिर में जाएगा या अपने घर में भगवान राम की प्रतिमा के सामने, हनुमान जी के सामने पाठ करेगा। जो ये सब करने के लिए मॉल में जाएंगे उनका मकसद शरारत करना है। और दुख की बात है कि जब लोग इस तरह की शरारत करते हैं तो नेता इसका फायदा उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए जो कोई ऐसा विवाद खड़ा करने की कोशिश करे उसे सरकार के साथ साथ
समाज को भी सबक सिखाना चाहिए, इसकी जरूरत है। ऐसे मुश्किल है कि सिर्फ मजहब के नाम पर नहीं, आजकल जाति के नाम पर भी विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आज विरोधी दलों ने इसमें आर्मी को भी घसीट लिया। विपक्ष के कुछ नेताओं ने आरोप लगा दिया कि अब सरकार सेना में भी जातिवाद फैला रही है। सेना में अग्निवीर के लिए फॉर्म भरने वालों से उनकी जाति पूछी जा रही है, जबकि सेना में तो आरक्षण है नहीं, इसलिए सेना में जाति या धर्म पूछने का क्या मतलब। आजाद भारत के इतिहास में अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह कहा गया। यह भी कहा गया कि सेना में भर्ती के लिए न जाति देखी जाती थी, न धर्म पूछा जाता था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सरकार पर यह कहकर हमले किए। यह कहा कि सेना को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह ने तो अग्निपथ योजना पर सरकार से सवाल करने के लिए राज्यसभा में नोटिस भी दे दिया। भारतीय सेना में स्वास्थ्य देख के भर्ती की जाती है, सेहत देख के भर्ती की जाती है, खेल कूद की प्रतिभा देख के भर्ती की जाती है, भारत माता के प्रति, भारत की सेना के प्रति उसकी निष्ठा देख के भर्ती की जाती है। जाति पूछ के भर्ती नहीं की जाती। तो आप क्यों जाति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? कौन होते हैं आप जाति का सर्टिफिकेट मांगने वाले? सेना में कोई आरक्षण तो है नहीं, तो जाति का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? ये एक जातिवादी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की उजागर करती है। लेकिन सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये जो है पहले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, इसी बार से एडमिनिस्ट्रेशन। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ इस बार से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है क्या? इतने सालों तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था क्या सेना में? ये किस प्रकार की बेबुनियाद तर्क दे रही है सर? एक घोर जातिवादी सरकार है। ऐसी बात कहने वाले संजय सिंह अकेले नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा और वरुण गांधी ने भी सेना में भर्ती से पहले जाति और धर्म पूछने पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस होने लगी। जब मामला बढ़ गया तो आर्मी ने स्थिति को क्लियर किया। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रेजिमेंटल व्यवस्था के लिए भर्ती किए जाने वाले जवानों की जाति की जानकारी होना जरूरी है और ऐसा अंग्रेजों के जमाने से होता आया है। 1949 के 1949 के स्पेशल आर्मी ऑर्डर के जरिए यह व्यवस्था की गई थी, यह सिस्टम बनाया गया था। सेना ने साफ किया कि भर्ती में जाति बिल्कुल भी कोई पैमाना नहीं होती, इसे सिर्फ रेजिमेंट में भेजने का आधार बनाया जाता है जिससे सैनिकों के क्लासिफिकेशन में आसानी हो। इसीलिए भर्ती के लिए आने वाले नौजवानों से उनकी जाति और धर्म पूछे जाते हैं। इसका सिर्फ प्रशासनिक पर्पस होता है। सरकार ने साफ किया कि जाति और धर्म के आधार पर सेना में भर्ती के आरोप सरासर गलत हैं, बेबुनियाद हैं। न तो पहले ऐसा होता था, न ही अब हो रहा है। अग्निपथ स्कीम के तहत जो भर्तियां हो रही हैं उनमें भी रिक्रूटमेंट के पैमाने वही हैं जो पहले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में भर्ती के लिए जाति और धर्म पूछने की बात महज अफवाह है। सेना में भर्ती की प्रक्रिया और नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है। उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आधा सच आधा झूठ फैलाना एक फैशन सा बन गया है। किसी भी बात को लेकर लोगों को गुमराह करना कुछ लोगों की आदत बन गया है। आपने देखा कि भर्ती के समय जाति पूछना, धर्म पूछना फौज में हमेशा से होता है। आर्म्ड फोर्सेस की अपनी जस्टिफिकेशन है, अपनी कंपल्शंस हैं, अपनी परंपराएं हैं। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। फौज से जुड़े ऐसे मामलों के बारे में किसी को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन सरकार को घेरने के चक्कर में बहुत सारे लोग मर्यादा भूल जाते हैं। कई बार जानकारी नहीं होती और कई बार जानकारी होने के बावजूद झूठ का सहारा ले लेते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि यह पब्लिक है, सब जानती है। महाराष्ट्र से आज की बड़ी खबर यह है कि सरकार हाथ से जाने के बाद अब पार्टी भी उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोक दिया। आज एकनाथ शिंदे दिल्ली में थे। शिवसेना के 12 सांसदों ने शिंदे से मुलाकात की। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिले।
इन एमपीज ने स्पीकर से लोकसभा में शिवसेना के फ्लोर लीडर और चीफ विप को बदलने की मांग की। उद्धव ठाकरे को कल ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं, इसलिए विनायक राउत ने कल शाम को स्पीकर को एक चिट्ठी लिख दी थी जिसमें कहा गया था कि वो शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं और बिना सोचे विचारे उस पर कोई फैसला न किया जाए। उन्होंने कहा था कि राजन विचारे चीफ विप हैं, अगर फ्लोर लीडर बदलने की कोई मांग की जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। स्पीकर फैसला बदलने से पहले अपनी बात कहने का मौका दें। आज शिवसेना के 12 सांसदों ने स्पीकर से कहा कि पार्टी का फ्लोर लीडर कौन होगा इसका फैसला एमपीज करेंगे। पार्टी के 19 में से 12 सांसद चाहते हैं कि लोकसभा में विनायक राउत की जगह राहुल शेवाले को फ्लोर लीडर बनाया जाए और भावना गवली को शिवसेना का चीफ विप माना जाए। हालांकि स्पीकर ने तुरंत कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन स्पीकर से मीटिंग के बाद शिवसेना के सांसद हेमंत गोडसे ने कहा कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादातर नेता शिंदे के साथ हैं। हम 12 सांसदों ने यही रिकमेंडेशन किया है कि इससे पहले जो हमारे फ्लोर लीडर थे विनायक राउत साहब, तो उनके बजाय राहुल जी शेवाड़े को ये फ्लोर लीडर का पद दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन किया है। और इससे पहले जो चीफ व्हीप थे भावना गवली, उनको ही कंटिन्यू किया जाए, ऐसे हम सब 12 सांसदों ने उनके पास रिक्वेस्ट किया है। क्या सांसदों ने इस बात पर भी चर्चा की कि एनडीए को समर्थन देना चाहिए केंद्र सरकार में, क्या समर्थन शिफ्ट होगा? उस बारे में अभी तक कुछ बात हुआ नहीं। जब हमारे ये एज अ फ्लोर लीडर राहुल जी शेवाड़े को चुना जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा और जो चीफ व्हिप है भावनाताई गवली को किया जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग हमारी सब डिसीजंस लेंगे। अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई, जिस तरह से पार्टी के नेता जाते जा रहे हैं, इससे जाहिर है संजय राउत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई जैसे जो उद्धव के करीबी नेता हैं वो काफी परेशान हैं। आज संजय राउत ने कहा कि कल को एकनाथ शिंदे और उनके सपोर्टर मातोश्री पर भी दावा ठोक सकते हैं, इसलिए कौन क्या दावा करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी, उन्हीं की रहेगी। मैंने कहा कि वो बोल सकते हैं कि मातोश्री में भी हम जाएंगे, वो बोल सकते हैं हम मातोश्री में जाकर रहेंगे। देखो, उस बोलने का कोई वजूद नहीं है। 12 सांसद या 10 सांसद या 40 विधायक गए उसका मतलब केडर नहीं जाता है। यही केडर ने उनको चुनकर लाया है, शिवसेना के निशाने पर चुनकर आए हैं, शिव सैनिकों की ताकत पर चुन के आए हैं, ठाकरे परिवार का फोटो लगाकर चुनकर आए हैं, बाला साहब ठाकरे जी की ताकत से चुनकर आए हैं। अगर उनको जाना है किसी को तो जा सकते हैं। ये शिवसेना वापस खड़ी रहेगी, पूरी लड़ाई जारी रहेगी, कागज पर भी रहेगी, कानून की रहेगी, सब स्तर पर ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे संजय राउत कह रहे हैं कि पार्टी हमारी है, हमारे पास में रहेगी, उसी तरह वो कहते थे कि सरकार हमारी है, हमारे पास ही रहेगी, कोई छोड़कर नहीं जाएगा, जो गया है वो वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी एकनाथ शिंदे और उनके सपोर्टर 12 एमपी जिस वक्त दिल्ली में लोकसभा के स्पीकर से मिल रहे थे, उसी वक्त उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन में उत्तर भारतीय महासंघ के लोगों से मिल रहे थे। इस मीटिंग में उद्धव कह रहे थे कि उनके तर्कश से कोई कितने भी तीर क्यों ना निकाल ले, उस तीर को चलाने के लिए जिस धनुष की जरूरत होगी वो उनके पास ही है। उद्धव ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे को जवाब दिया शिवसेना के पुराने नेता रामदास कदम ने। रामदास कदम को कल ही उद्धव ने पार्टी से निकाल दिया था। आज रामदास कदम ने कहा कि शरद पवार शिवसेना को बर्बाद करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। 52 साल से शिवसेना में हैं, आगे भी शिवसेना को ही मजबूत करेंगे। तभी मैं उद्धव जी को कहा था कि उद्धव जी, आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में जाके सरकार मत बनाइए। बाला साहब ने 50 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस से संघर्ष करके हिंदुत्व बढ़ा दिया है, तो यह कदम आप मत उठाइए। लेकिन उद्धव जी ने सुना नहीं। ये कहा कि मैं जो बाहर निकला हूं तो आज तक मैं मातोश्री में गया नहीं, पहली बात। और आज उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सब कमान ये अजित दादा और शरद पवार के हाथ में थी। महाराष्ट्र में जहां जहां शिवसेना के एमएलए थे, वहां वहां राष्ट्रवादी के एक एमएलए को ताकत देने का काम, फंड देने का काम, पैसा देने का काम ये अजित दादा ने किया। तो शिवसेना को एमएलए को खत्म करना, अपना जो एक एमएलए है उसको चुन के लाना, और एक कर्मी कार्यक्रम पिछले 2.5 साल से अजित दादा ने हाथ में लिया था, शरद पवार जी ने हाथ में लिया था। अगर
ये 2.5 साल ऐसा ही जाता था तो शिवसेना के 10 भी विधायक चुन के नहीं आते थे। तो एक अच्छा कदम एकनाथ जी और उनके सब 51 MLA उन्होंने जो उठाया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। अगर वो कदम नहीं उठाते तो 2.5 साल के बाद शिवसेना अजित दादा और शरद पवार सब खा डालते थे। और डिस्ट्रिक्ट में जाके तालुका में बैठक लूंगा और जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी के MLA है वहाँ तो सब जगह पैदा जाऊँगा मैं। मातोश्री हमारा भगवान है, देवता है, हमारा देव है, आज भी है, कल भी था, आज भी है। उद्धव जी आज भी हमारे लिए भगवान ही है, उसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन मुझे पहला अभी पार्टी को बचाना है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। एकनाथ शिंदे और उनके सपोर्टर कहते हैं कि शरद पवार शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में वो जो मैटर करता है वो होता है नंबर्स। अभी अभी यह खबर आई है कि लोकसभा स्पीकर ने राहुल शिवाले को शिवसेना के फ्लोर लीडर के तौर पर मान्यता दे दी है और यह उद्धव ठाकरे की बड़ी हार है। आज शाम को शिवसेना के 12 सांसदों ने यह मांग की थी। लोकतंत्र की परंपरा यही है, मर्यादा यही है, जिसके पास संख्या बल है, सरकार भी उसकी, पार्टी भी उसकी। इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वो आज जो बातें कर रहे हैं, आज जो कह रहे हैं, उन्हें पहले सोचना चाहिए था। आज एक और बड़ी खबर आई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि संजय पांडे की कंपनी आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की गैर कानूनी रूप से फोन टैपिंग की, फिर फोन पर हुई बातचीत का ट्रांसक्रिप्शन एनएससी के अधिकारियों को करोड़ों रुपए में बेचा। यह मामला 2009 से 2017 के बीच का है। इस केस में ईडी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन को काफी पहले गिरफ्तार कर चुकी है। संजय पांडे के खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है। उनसे और परमबीर सिंह से अनिल देशमुख के अवैध वसूली वाले केस में इसी महीने पूछताछ हुई थी। संजय पांडे से पूछताछ पिछले 2 दिन से चल रही थी और आज उन्हें अरेस्ट किया गया। हरियाणा के नूह इलाके से आज एक दर्दनाक खबर आई। नूह में एक डीएसपी को माइनिंग माफिया ने डंपर से कुचलकर मार डाला। असल में डीएसपी सुरेंद्र सिंह को इंफॉर्मेशन मिली थी कि तावड़ू थाना एरिया के पंचगांव इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है। सुरेंद्र सिंह अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर माइनिंग माफिया के लोगों ने भागने की कोशिश की। डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने उनका पीछा किया। डंपर के ड्राइवर ने पहले तमंचा दिखाकर पुलिस को धमकी दी, कहा साइड में हट जाओ वरना गोली मार देंगे। लेकिन फिर आरोपियों को लगा कि वो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने डीएसपी को डंपर से टक्कर मारी। वो गिर गए तो उन पर डंपर चढ़ाकर भाग गए। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इक्कर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।